बट आई थिंक आप सभी रजिस्ट्रेशन करा लो वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है? तो दैट विल बी बेटर। अब मैम एक बात पूछना था, ये वैक्सीन से रिलेटेड थी। हाँ, ऐसा कुछ है कि वो जो मतलब लड़कियां हो जो पीरियड से होती है तब उस टाइम आपको वैक्सीन नहीं लगवाई है, कुछ ऐसा कुछ है? बेटा तुम रजिस्ट्रेशन कराओ और अब पता नहीं, आई हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू डिस्कस विद अ डॉक्टर। हम पता करके फिर बताते हैं आपको, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। तो कल हम लोग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देख रहे थे, एक्सटेंशन सर्विसेज के लिए एक्सटेंशन प्रोग्राम्स जो हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए, और ओवरऑल जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरुआत से इंडिया में फंक्शन हुए हैं फॉर एक्सटेंशन सर्विसेज, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और द लास्ट वन विच वी वर डिस्कसिंग वाज इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, IADP बोलते हैं। ये सब जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। होम साइंस के जितने कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, उसमें ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अक्सर आ जाते हैं कि इनका फुल फॉर्म या ये किस ईयर में स्टार्ट हुए थे। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा फॉर फ्यूचर ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, IADP. So intensive agriculture district program, popularly known as package program, was launched in the first experiment in intensive agriculture in the year 1960. देखिए हमने आपसे ये डिस्कस किया, बताया, हम लोग का डिस्कशन हुआ था कि इंडिया जब आज़ाद हुआ तो हम इतना भी प्रोडक्शन नहीं करते थे कि अपने देश में की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, और हम लोग इम्पोर्ट करते थे, है ना, ग्रेन्स, जबकि हम एग्रीकल्चर कंट्री थे। तो सबसे पहले जो सरकार की सारी जो हम कह सकते हैं जो उनका फोकस था वो हो गया कि हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, जिसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। जब नए जो नई टेक्नोलॉजी के हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स थे, नए जो सीड्स अच्छी वैरायटी के थे जिनसे प्रोडक्शन बढ़े, फर्टिलाइजर्स, इन सब का बहुत ही इस पे बहुत ही अच्छे से काम किया गया। और ये सब जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनका उनका बहुत योगदान है इसमें कि गांव के लोगों को हमें बताना था, चेंज लाना था, नए जो प्रैक्टिसेस हैं चाहे वो सीड्स के या इक्विपमेंट्स के एग्रीकल्चर में, उसको इनकॉर्पोरेट करना था। तो ये सब एक्सटेंशन सर्विसेज का इसमें बहुत बड़ा रोल है और इन प्रोग्राम्स का, और तब जाकर हम ग्रीन रेवोल्यूशन कर पाए कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इतना हो गया कि हम अपनी पूर्ति भी कर सकें और एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडरिंग द इनएडिक्वेट एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इन 50s, जो 50s का समय था, उसमें जो हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ था वो इनएडिक्वेट था, यानी सफिशिएंट नहीं था। एंड ड्राउट इन 57-58, और हमने बोला बहुत फेमस सूखा पड़ा था 57-58 में। तो उससे ये सब जो कंडीशन थी, लो ग्रेन प्रोडक्शन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइटेड अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम फोर्ड फाउंडेशन। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन से एक टीम बुलाई और उनसे डिस्कशन के तहत ये जो प्रोग्राम है ये पूरा प्लान किया गया। दिस रिजल्टेड इन इंट्रोड्यूसिंग इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, IADP। और उस टीम के जो भी एफर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनके स्टडी के बाद ये डिसाइड हुआ कि ये प्रोग्राम जो है वो इंटेंसिवली चलाया जाए। द प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स, Thanjavur in Tamil Nadu, West Bengal in Andhra Pradesh, and Shahabad in Bihar in 60-61. 4 more districts, Raipur in MP, Aligarh in UP, Ludhiana in Punjab, and Pali in Rajasthan were covered in 62-63. The program was extended to 9 more districts. अब देखिए हमने जो डिस्कस किया था कि कोई भी प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट की तरह आता है और जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको हम और जगह रेप्लिकेट करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बढ़ती गई, फिर 9 डिस्ट्रिक्ट्स में 63-64 में फिर 12 मोर डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री एंड वाज इन ऑपरेशन इन 28 डिस्ट्रिक्ट्स इन ऑल. So the major objective of the program were to demonstrate the most effective ways of achieving rapid and significant increase in agriculture production through adoption of, तो जो agriculture production है उसको बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य था। और ये कैसे होता, एडॉप्शन, यानी ये चीजें जो है वो प्रैक्टिस में अडॉप्ट की गई जो हमारे फार्मर्स थे, जो रूरल एरियाज थे। पैकेज ऑफ इम्प्रूव प्रैक्टिसेस एंड टू सजेस्ट सक्सेसफुल एंड अडॉप्टेबल इनोवेशंस, अप्रोचेस एंड प्रोसीजर्स व्हिच कुड बी अडॉप्टेड इन सिमिलर एरियाज ऑफ द कंट्री। और ये जो पूरा पैकेज है जो और ऐसे ही सिमिलर एरियाज हैं कंट्री के जहां इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, वहां पे उसको हम ये चीज रिपीट करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। The program envisaged the selection of favorable areas with maximum irrigation facilities and minimum of natural hazards, providing simultaneously all the essential elements of production such as adequate supply of fertilizers, credit, etc.
It aimed at an integrated and intensive approach to the problem of agriculture production in areas which were more responsive to such production efforts. IADP was a pace-setting demonstrational program which showed how to increase production more rapidly on the one land, and path-finding experimental program which facilitated the development of new innovations, new ideas, procedures for wider adoption of agriculture development. तो ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम था जिसके थ्रू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं ये जो है ये हम कह सकते हैं डिस्कवर भी किया गया, और जो भी प्लेसेस हैं सिमिलर एरियाज जो थे वहां पे इस अप्रोच को फिर वापस अप्लाई किया गया. नेक्स्ट इज हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम. For all-round development of agriculture and improvement in the living condition of the farmers in the hilly areas, some pioneering projects were taken up in Himachal Pradesh, Tamil Nadu, and Uttar Pradesh, and the Indo-German Assistance Program as early 1962. अब हमें पता है जो प्लेन्स के खेत होते हैं, है ना, जैसे हमारा जो उत्तर प्रदेश है, जो हम लोग की सिटीज हैं, ये प्लेन, ये जो है तराई जो पूरी बेल्ट है, तो जो प्लेन एरिया होता है वहाँ की फार्मिंग और जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ की फार्मिंग में अंतर होता है. आप लोग सब बचपन से पढ़ते आए हैं, जो जो माउंटेन एरिया होता है, हिल एरिया होता है, वहाँ पे कौन सी फार्मिंग होती है बताइए. मैम मशरूम. मशरूम. फार्मिंग. मैम जो स्टीप साइड्स मैम वो मतलब टेरेस फार्मिंग कहते हैं. सुना है वर्ड कि नहीं सुना है? यस मैम. हाँ, जो ये पहाड़ रहते हैं उनको कैसे गोल गोल काट के बनाते हैं मेड़ की तरह, उस पे फिर जो है फसल उगाई जाती है, क्योंकि प्लेन एरिया होता ही नहीं है, उसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं. तो फिलहाल हमें ये समझना है कि जो अगर हमें हिल एरिया की बात करनी है तो वहाँ का प्रोग्राम, ऑब्वियसली वहाँ का अप्रोच हमारा डिफरेंट होगा वहाँ के एग्रीकल्चर को अच्छे से डेवलप करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए. तो ये हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया जहाँ से जो हमारे हिली एरियाज थे हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, और इंडो जर्मन असिस्टेंट प्रोग्राम के थ्रू 1962 में वहाँ के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इम्प्रूव करने के लिए और बढ़ाने के लिए. 4 districts, Mandi and Kangra of Himachal Pradesh, Almora from Uttar Pradesh, and Nilgiris from Tamil Nadu were covered under this program. The strategy adopted for these projects was integrated development of agriculture with subsidiary occupations. The 2 central sector projects in Pauri Garhwal and Manipur have the following programs for the economic development of these regions. तो फिलहाल इसको आप रीड कर लीजिएगा, उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन वाला नहीं है. You have to just learn the name of the programs, उसके अंदर क्या किया गया, किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था, किस ईयर में स्टार्ट किया गया था, that you have to learn and see. अब आते हैं हम नेक्स्ट, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम. In January 1964, the Agriculture Production Board agreed that about 20 to 25% of the cultivated area of the country should be selected for the intensive agriculture program. एक्चुअली देखिए हमारी कंट्री इतनी बड़ी है कि कोई भी चीज हर जगह एक ही बार में अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ये चीज लोगों ने रियलाइज की कि वो एरियाज जहाँ पे हम प्रोडक्शन फास्ट बढ़ा सकते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम का यूटिलाइजेशन करके, उस एरिया को हम चिन्हित करें और वहां पे लगकर काम करें ताकि हमारा ओवरऑल जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का वो बढ़ जाए. Thus, the intensive agriculture area program was developed to accomplish the task, and in the year 1964 itself, 114 districts जो है वो select की गई IAAP के अंतर्गत, which was later expanded to selected blocks of 150 districts. This program was followed the package approach. The state governments were to implement the program in phases during the period of 3 years from 64 to 65 starting. The aim of the IAAP was to bring about a progressive increase in the production of main crops in selected areas by intensive and coordinated use of various inputs of production. तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी हम फर्टिलाइजर भी दे रहे हैं, हम जो नई टेक्नोलॉजी है मे बी एग्रीकल्चर प्रोसेसेस में उनका उपयोग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं, इन सारे को का एक पैकेज बनाकर उन एरियाज में हमने जो है प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए जान लगा दी. तो ये इस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है. फिर हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ठीक है, यानी वो वैरायटी का इंट्रोडक्शन कराना, फार्मर्स को इंट्रोड्यूस कराना और प्रैक्टिस में लाना, जिससे जो हमारा यील्ड है, यील्ड क्या होता है, जो हमें अंत में जो फसल मिलती है
है ना, कहीं पे भी खेती करके जो हमारा जो प्रोडक्ट आता है उसको हम यील्ड कहते हैं, तो वो बढ़ जाए, उसमें बढ़ोतरी हो जाए, इसके लिए ये जो प्रोग्राम था वो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। Considering the low productivity of traditional crop varieties tested under intensive technology packages of IADP and IAAP, a few Mexican dwarf wheat varieties were tested in 1963-64, particularly for fertilizer response. तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत मैक्सिकन ड्रॉफ यानी जो थोड़ा छोटा हाइट में रहेगा, ठीक है, वीट की वैरायटीज को टेस्ट किया गया 63-64 में, क्योंकि हमारे देश में जो ट्रेडिशनल हम बोते आ रहे थे और जो वैरायटीज का फार्मर्स जिनको हम कह सकते हैं सो कर रहे थे, उसमें जो यील्ड था वो इतना ज्यादा नहीं था। तो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि इन वैरायटीज को लगाकर 63-64 में फर्टिलाइजर का रिस्पॉन्स देखा। Success with these as well as the exotic paddy variety Taichung Native 1 and several maize and bajra hybrids, etc., particularly in combating the droughts of 65-67, led the government to introduce the high yielding variety program to be implemented by the state government in a phased manner. तो अब ये वैरायटीज जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया रिसर्च के थ्रू कि इससे जो है हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उन वैरायटीज को गवर्नमेंट ने जो है स्टेट गवर्नमेंट को फिर फेज वाइज इंप्लीमेंट करने के लिए कहा। The central government role include evolving and processing the original scheme, coordination at the central level, bringing together the state government, obtaining their consensus and ensuring their participation in the program. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ये था कि जो भी जो मेन हमारा स्कीम है, यानी जहाँ मेन हमारी रिसर्च हुई थी, जो भी उसमें हमने फाइंड आउट किया उसको इम्प्लीमेंट कराना, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके जो ये प्रोग्राम है उसमें उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करना। State governments were to take action for selected areas of the implementation of high yield variety program. और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल था, उनका काम था कि वो एरियाज को पहली बात तो चिन्हित करना, आइडेंटिफाई करना जहां पे ये प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट कर सके। डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ एट पार विद द IADP पैटर्न इन द सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। इस पैटर्न की तरह IADP की तरह, जिसमें हमने देखा था ना 4 हमारे थे मुख्य जो है पर्सन्स जिनकी टीम बनती थी और वो वर्क करते थे, तो उसी तरह का पैटर्न बनाकर हमारे जो सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जो है उनको स्थापित करना ताकि वो उस पर वर्क कर सके। वर्किंग आउट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑल लेवल्स, जितने भी लेवल से सब पे ऑब्वियसली हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी हम उसमें सक्सेसफुल होंगे। Proper arrangement of inputs like fertilizers, seeds, pesticides, plant protection equipment, and credit on the basis of proper need assessment. The introduction of HYV program produced very good results and led to the green revolution in India. और ये प्रोग्राम काफी मतलब हाईली सक्सेसफुल रहा, और आगे चलकर जब अभी हम ऊपर भी डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया का वो हमने देखा। अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। देखिए इनकी एब्रिविएशंस आपको सब रटे होने चाहिए। ANP क्या होता है तो आप बता पाए, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ये आगे तक के लिए आपका जो पेपर है बहुत महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिशन्स के लिए, एग्जाम्स के लिए। एक्सटेंशन का जो पोर्शन आता है उसमें अक्सर ये प्रोग्राम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं होम साइंस में। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्राइमरली एन एजुकेशन ओरिएंटेड प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम था इसका जो बेसिक उद्देश्य था वो एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड था। एज अर्ली एज 1963 इट वाज डिजाइन्ड टू मेक द कम्युनिटी कॉन्शियस ऑफ न्यूट्रिशन। और इसका उद्देश्य ये था कि जो भी जो रूरल एरियाज है उनको हम कॉन्शियस करें, जागरूक करें पोषण को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर। इम्पार्ट न्यूट्रिशन एजुकेशन टू चिल्ड्रन एंड मदर्स। हमें पता है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड मेल नरिशमेंट से मदर्स और बच्चे ही रहते हैं, तो माओ को, जो गांव की जो लेडीज हैं उनको और उनके बच्चों को पोषण के प्रति अवेयरनेस देना। Bring about a change in food and dietary habits through local production and demonstration of improved methods of working and feeding. और जो लोकल हमारा प्रोडक्शन है, जो भी लोकल फूड वहाँ पे ग्रो होता है उसका जो हम इम्प्रूव उसमें कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें एग्रीकल्चर भी आ जाता है, उसका प्रोडक्शन में भी इम्प्रूव करके और उनका प्रयोग करके जो डाइटरी और फूड हैबिट्स हैं उनको चेंज करना अच्छे के लिए, ताकि इम्प्रूवमेंट हो न्यूट्रिशन में, और उसकी वर्किंग और फीडिंग के बारे में उन्हें बताना। इट एम टू एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव फील्ड सर्विस फॉर इम्प्रूवमेंट इन द कंजप्शन ऑफ
न्यूट्रिटिव फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश एंड पोल्ट्री इन रूरल एरियाज। ये हम लोग देख चुके हैं कि फूड प्रोडक्शन के साथ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का भी जो है प्रोडक्शन करना, उनको उगाना और उसको फिर यूटिलाइज करना गांव के लोगों में। और मत्स्य पालन, पोल्ट्री। पोल्ट्री क्या होती है बताइए? मैम जो हैन वगैरह पालते हैं उनको मुर्गी बोलते हैं। पालन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो मत्स्य पालन, फिश को जो अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे इंडियन विलेजेस में हर विलेज में एक तालाब होता था, है ना, तो उसमें फिश जो है वो हो सकती है। और मुर्गी पालन, तो प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज होते हैं फिश और एग्स। तो अगर ये प्रोड्यूस होंगे तो ऑब्वियसली लोग कंज्यूम भी करेंगे, तो इनके बारे में भी नॉलेज और अवेयरनेस देना। तो ये अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंतर्गत सारी चीजें की जाती थी। सम ऑफ द हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम आर एज अंडर। और देखते हैं कि कुछ जो हाईलाइट्स इस प्रोग्राम के। With the view to providing nutritive foods for children in rural areas and to remove malnourishment among them, a program was launched for planting quick growing fruit trees in school compounds, community lands and other wastelands in the block covered under the applied nutrition program. देखिए एक अच्छा स्टेप ये था कि वो फ्रूट्स, वो फल जो जल्दी उगते हैं, ठीक है, उनको जो भी बच्चों के स्कूल थे गांव के, उनमें प्लांट कर देना। और जो आसपास मान लीजिए कोई कुछ होता है ना, गांव में कुछ लैंड होता है जो जिसको कोई उपयोग में नहीं ला रहा होता है, वो खाली रहता है, तो उन जगहों पे उन ट्रीज को लगा देना। कम्युनिटी लैंड्स जो सामूहिक जमीन होती है गांव की, उन जगहों पर, और वेस्ट लैंड्स जो रहते हैं, तो इस तरह के सभी एरियाज में इस तरह के फ्रूट्स लगा देना। तो उससे ऑब्वियसली बच्चे प्लग करके उसको खा सकते हैं। तो ये भी अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंतर्गत उस टाइम पर किया गया था। द डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, provided added educational and health care services like guidance of the medical aspects of nutrition and child care to be incorporated into the training given under applied nutrition program. तो जो मेडिकल एस्पेक्ट्स होते हैं न्यूट्रिशन के, फूड के या बच्चों के केयर के, उसके बारे में भी ट्रेनिंग देना वो लोग जो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम में वर्क कर रहे थे, ताकि उसका बेनिफिट लोगों को मिले। टेक्निकल सुपरविजन, गाइडेंस, कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क ऑफ न्यूट्रिशन ऑफिसर्स एंड देयर यूनिट्स। जो न्यूट्रिशन ऑफिसर्स थे उनको टेक्निकल सुपरविजन देना, उनको गाइडेंस देना, उनके काम में कोऑर्डिनेट कराना। Promotion of participation of medical and paramedical personnel and of appropriate training institutions in the program. हमें पता है जब डिजीज और हम सीवियर malnourishment की बात करते हैं, तो सिर्फ एक्सटेंशन वर्कर जो है वो उसमें नहीं कर सकता, बल्कि हमको मेडिकल एडवाइस भी लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है। तो जो मेडिकल और पैरामेडिकल पर्सनल्स होते हैं उनकी भी अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग करना, उनको प्रोग्राम में इंक्लूड करना। The review of job distribution of health workers with the view to provide guidance on how nutrition activities should be included in their routine work. और जो काम है हेल्थ वर्कर्स का, उसमें उनको प्रॉपर गाइडेंस देना कि न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज उनके रोज के कार्य में कैसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाए। क्योंकि क्या होता है, जो डिजीजेस पे हम मान लीजिए दवा दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, बता रहे हैं, पर अल्टीमेटली वो ठीक कैसे होगा। जैसे कोविड की भी हम लोग अभी है ना पैंडेमिक, बार बार क्या डिस्कस करते हैं कि अल्टीमेटली हम मेडिसिन कोई भी ले ले, फाइट आपकी बॉडी को करना होता है। तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, तो आप उससे फाइट कर पाओगे। तो न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डिजीजेस का तो ठीक है, जो हेल्थ वर्कर्स है वो हेल्प आउट करेंगे, मेडिसिन बताएंगे और केयर बताएंगे, पर इंटरनल जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा खाना खाने से, न्यूट्रिशियस पोषक आहार लेने से ही होगा। तो उस पर काम करना भी इस प्रोग्राम के अंदर एक पार्ट बनाया गया। तो ये था अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो एक्सटेंशन प्रोग्राम्स के थ्रू गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम, द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड has formulated the Operation Flood, which is considered to be the world's largest dairy development program. It was set up in 1965 at the suggestion of late Shri Lal Bahadur Shastri, then Prime Minister of India, to create throughout India the Anand pattern with producers, cooperative societies similar to those which had been successfully established in Kaira district of Gujarat. तो हमने कहा ना कि कोई भी प्रोजेक्ट किसी एक डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसको फिर गवर्नमेंट पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स में रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है। तो देखते हैं ये जो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ कैरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, उसका नाम था आनंद पैटर्न डेयरी कोऑपरेटिव्स,
ठीक है। डेयरी यानी जो जो हमारी कैटल्स होती हैं, गाय और भैंस, उनसे जो दूध का उत्पादन होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है। हमें पता है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फिर इंडिया में काम हुआ था वाइट रेवोल्यूशन पे, यानी जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो हम इंक्रीज करें और अपनी भी पूर्ति करें और एक्सपोर्ट कर पाए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद वाइट रेवोल्यूशन पे भी काफी काम हुआ। The salient features of Anand Pattern Dairy Cooperative, जिसको हम APDC कहते हैं, were a single commodity approach, a three-tier organizational structure, producer elected leadership and decentralization decision making, employment of professional managers and technicians and other employees to help member producers, provisions of all necessary inputs and services to member products at reasonable and subsidized rates, accountability of professional managers, technicians and other employees to the member. ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत, जो इसकी मेन फीचर्स थी, यानी इस प्रोग्राम का पार्ट थी। एक दो हम डिस्कस कर लेते हैं। अ सिंगल कमोडिटी अप्रोच क्या होता है कि मान लीजिए वो जो कोऑपरेटिव है वो कोई एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, उसी पे हम मास्टरी कर लेंगे कि वो हम बहुत अच्छे से बनाएं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो अ सिंगल कमोडिटी अप्रोच। थ्री टायर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, 3 लेवल्स रहेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन जो कोऑपरेटिव हम बना रहे हैं जो वर्क करेगा। और प्रोड्यूसर इलेक्टेड लीडरशिप, जो लीडर है वो हम इलेक्शन के थ्रू चुनेंगे, यानी ऑब्वियसली इसमें डेमोक्रेटिक अप्रोच हो जाएगा कि सबकी सहमति से जो है वो लीडरशिप, जो लीडर है वो चुना जाएगा। और डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग कभी कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, बल्कि जो भी काम है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और हर एक काम के लिए अलग व्यक्ति जिम्मेदार होगा। और जो जो पूरा वर्किंग रहेगा इस प्रोग्राम में वो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच का रहेगा। तो ऐसे ये सारे सेलिएंट फीचर्स हैं इसके। अब हम आ जाते हैं, हमारा जो काफी फेमस ब्रांड है, आप सब परिचित है उससे, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है अमूल, जो आप लोग आजकल फेमिलियर हैं और सुनते हैं इसकी आइसक्रीम्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करते हैं। विच इज द पॉपुलर नेम फॉर द कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनाइटेड एलटीडी, was established in 1946 with the headquarters at Anand in Kaira district। देखिए काफी पुराना ये कोऑपरेटिव है। तो जो कैरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात की हम बात कर रहे हैं, तो वो इसी के थ्रू स्टार्ट हुआ था। इनिशियली अमूल हैड ओनली 2 विलेज मिल्क प्रोड्यूसर्स। तो देखिए ये जो छोटी सी कोऑपरेटिव थी उसने शुरुआत की थी 2 गांव से। ये 2 गांव का मिल्क जो है जो प्रोड्यूस होता था उसको लेकर इन्होंने अपना काम शुरू किया था। Affiliated to it, but the number of its constituent societies has gone up to over 900। और धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होके कोऑपरेटिव आज इतना बड़ा हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। Since Amul was headquartered at Anand, the dairy cooperatives affiliated to it came to be known as Anand Pattern Dairy Cooperative। The APDCs have thus evolved over a period of nearly 5 decades and are still evolving, learning from the success and failures of growing in strength। तो अब हम देखते हैं कितनी बड़ी कंपनी हो चुकी है अमूल, और इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी और कोऑपरेटिव बना के मिल्क प्रोडक्शन के लिए। Major increase in the capacity of the dairy processing facilities, including the establishment of new units with plan, competitive transfer of the bulk, ये इनके फीचर्स हैं जो आप रीड कर लीजिएगा, कुछ इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाला है नहीं। फार्मर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम, अब आ जाते हैं। देखिए ये सब लाइन से प्रोग्राम्स हैं जो जिन्होंने हमें हेल्प किया ग्रीन रेवोल्यूशन में और व्हाइट रेवोल्यूशन में, तब हमारी कंट्री आज यहाँ खड़ी है। तो ये जो बहुत बड़ा बदलाव था, ये सारे एक्सटेंशन प्रोग्राम्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत मेहनत है सबकी। So now coming to farmers training and education program, a centrally sponsored scheme of farmer training and education program was launched in the year 1966-67 with the view of primarily supporting the high yielding variety programs through its training programs of the farmer। नाम से हमें पता चल रहा है कि इस प्रोग्राम के तहत जो हमारे किसान हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग किस चीज के लिए? कि जो नए एग्रीकल्चर मेथड्स हैं उनको वो सीख पाए, अडॉप्ट कर सके और प्रैक्टिस में ला सके। The scheme was launched on a pilot basis in 5 selected high yield variety districts। ये जो ऊपर वाला प्रोग्राम अभी हमने डिस्कस किया था हाई यील्ड वैरायटी वाला, तो वो प्रोग्राम जिन डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा था
उन्हीं को हमने सिलेक्ट किया। पायलट की टेस्टिंग क्या होती है, जो हमने भी बोला कि कुछ एरिया में हम कोई चीज करके देखते हैं और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसको फिर आगे और जगह इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पायलट टेस्टिंग की तरह ये प्रोग्राम जो है, यानी फार्मर्स को हमें ट्रेनिंग देना है, जिससे कि जो है उसका रिजल्ट ये होगा कि इम्प्रूवमेंट आएगा जो प्रोडक्शन है उसका। and extended to 100 districts during the fourth plan period। और ये जो 5 की संख्या थी वो फोर्थ प्लान तक 100 डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। It was proposed to cover another 50 districts during the fifth plan period. Of these, 38 districts were covered in 77-78. The scope of the scheme was also extended to cover the ongoing priority programs like SFDA, MFAL, DPAP, etc. In addition to high-yielding variety programs, the scheme included the entire farm family under training program: the farmer, the farm woman, and the farm youth। और इस प्रोग्राम के तहत खाली एक किसान को नहीं ट्रेनिंग दी जाती थी, बल्कि वो किसान, उसकी वाइफ और जो भी अगर यंग बच्चे हैं जो फार्म में हेल्प कर रहे हैं, बेटे या बेटियां, उनको भी। The training program covered the sectors of agriculture development such as, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है कृषि विकास के लिए सीरियल्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स, पल्स कंजर्वेशन, वाटर एंड लैंड यूज, सॉइल कंडीशंस, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, foliar application of fertilizers, agriculture implements and machineries, इन सब के बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। Due emphasis was also placed upon related subjects such as consumer education pertaining to acceptability of high yield varieties of cereals and domestic storage of food grains। तो हाई yielding variety का प्रोडक्शन, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी और उनको घर में ही हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, इससे भी रिलेटेड ट्रेनिंग उनको दी जाती थी। तो ये फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम था। स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी एंड मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबर डेवलपमेंट एजेंसी। All India Rural Credit Review Committee recommended the establishment of an agency to assist the small farmers, marginal farmers, and agriculture laborers who had not benefited from the gains of the Green Revolution। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसमें क्या किया, उसमें हमने बड़े एरियाज में जहाँ पे जल्दी से प्रोडक्शन बढ़ जाता उनको सेलेक्ट किया, वहां पे हमने हाई यील्डिंग वैरायटीज दे दी, फार्मर्स को ट्रेनिंग दे दी और जो प्रोडक्शन था इंडिया का वो हमने बढ़ा दिया। पर अब रह कौन गए, हमारे छोटे फार्मर्स, जो भी हमने डिस्कस किया कि जिनका लैंड बहुत छोटा होता है, मार्जिनल होते हैं, या जो मजदूरों की तरह और लोगों के खेतों में काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, वो ग्रीन रेवोल्यूशन से कोई बहुत फायदा नहीं पा पाए। तो उनके बेनिफिट के लिए ये जो कमिटी थी, इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमिटी, उसने कुछ रिकमेंडेशन दिया कि ये एजेंसीज फॉर्म होनी चाहिए। Therefore, in the fourth plan in 1971, two programs SFDA and MFAL were introduced। ठीक है, तो SFDA क्या है, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, जो छोटे फार्मर्स हैं उनको उनके विकास के लिए एक एजेंसी बनाई गई। और जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं और एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, यानी जो दूसरों के खेतों में काम कर रहे हैं, उनके विकास के लिए MFAL एजेंसी जो है वो बनाई गई। Small Farmer Development Agency acted as a catalyst in identifying small farmers and their problems and helping them to obtain inputs from various development organizations। तो जो ये SFDA था, इसका कार्य ये था कि जो छोटे फार्मर्स है पहले तो उनको खोजना, उनको आइडेंटिफाई करना कि कोई गांव है, एरिया, उसमें ये छोटे फार्मर्स हैं, उनकी समस्याओं को जानना और उनको फिर हेल्प करना कि जो डेवलपमेंट विकास के लिए जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे उनको कैसे हेल्प पहुंचाई जा सकती है। SFDA project was started in 87 areas in the country. Each project was to cover 50,000 families to identify small farmers who owned land holdings ranging from 2.5 to 5 acre. Programs based on land and animal husbandry were included in the project। तो ये SFDA के बारे में आप लोग पढ़िएगा कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। 87 एरिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया और हर एक प्रोजेक्ट में उसको एटलीस्ट 50,000 फैमिलीज को आइडेंटिफाई करना था जो स्मॉल फार्मर्स थे और उनको फिर हेल्प आउट करना था। और जो स्मॉल फार्मर्स की हम कह सकते हैं रेंज ली गई थी वो था कि 2.5 से 5 एकड़ लैंड जिनके पास हो उनको हम स्मॉल होल्डिंग्स में कंसिडर करते थे। Program based on land and animal husbandry were included in the project।
तो इसके साथ साथ जो है लैंड और जो एनिमल हस्बेंड्री है वो भी इसमें जो है इंक्लूड किया गया. द SFDA provided subsidy to the extent of 25% to identify small farmers on capital investment and input. तो ये सब्सिडी जो है वो स्कीम के अंतर्गत जो छोटे फार्मर्स थे उनको दी जाती थी इन्वेस्टमेंट के लिए. द रोल ऑफ MFAL वाज सिमिलर, और उसी तरह से MFAL का कार्य जो है वो भी होता था. फार्मर विथ लेस देन 2.5 acre ऑफ लैंड होल्डिंग बट टर्म्ड एज मार्जिनल फार्मर्स. और ये जो हमारे स्मॉल फार्मर्स का बता दिया 2.5 से 5 एकड़, और जिनका 2.5 से भी कम है उनको हम मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में लेते थे. It was to promote the economic interest of marginal farmers and agricultural laborers through generations of employment. During the fifth plan, based on the recommendation of National Commission of Agriculture, the SFDA and marginal farmers agriculture labor schemes were merged into one composite scheme called Small Farmers, Marginal Farmers and Agriculture Laborers. और बाद में जो हमारा नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर है उसके एडवाइस पर इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल एजेंसी जो है वो बना दी गई, जिसमें स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स और एग्रीकल्चर लेबरर्स तीनों को एक साथ कर लिया गया. क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड पायलट इंटेंसिव रूरल प्रोजेक्ट. आई थिंक इस पे हम लोग स्टॉप करते हैं आज. पहले इतने जो प्रोग्राम्स है इनको आप अच्छे से गो थ्रू होइए, तब फिर हम आगे मूव करेंगे, नहीं तो एक साथ आप लोगों के लिए ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए ये सारे एक्सटेंशन प्रोग्राम्स हैं. कृषि विज्ञान केंद्र हम आपके साथ डिस्कस ही कर चुके हैं. ठीक, कुछ प्रोग्राम्स हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिए थे, जो नहीं किए थे वो भी हम कर लेंगे. और इसके साथ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स हैं. ये भी काफी फेमस है. ट्राइसम, दैट इज ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, IRDP, डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज. ड्वाकरा हम लोग आपसे डिस्कस शायद कर चुके हैं विमेन स्टडीज या किसी एक पेपर में, तो इसको भी हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे. इसके अंतर्गत हमारा ICDS फिर आएगा. स्वरोजगार जयंती ग्राम स्वरोज योजना, ये हमने डिस्कस किया ही था आपके साथ. तो ये सारे हमारे जो हैं वो एक्सटेंशन प्रोग्राम्स हैं, काफी सारे हैं, और वन बाय वन इनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे. और ये हमें शो करता है कि हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है वो कितना वास्ट और लार्ज है, और काफी इस पर काम किया गया है, तब जाकर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इतना इम्प्रूवमेंट आया, इतना डेवलपमेंट आया. और बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री, हमने कहाँ से शुरुआत की थी और अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं वो काफी मेहनत और बहुत सारे एक्सटेंशन वर्क और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंतर्गत होते होते हम यहाँ पर पहुंचे हैं. So we have left over here. ठीक है, तो इसको आप लोग चलिए एक और हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर स्टॉप करते हैं. क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड पायलट इंटेंसिव रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट. The crash scheme for rural employment was conceived at a time when the various special rural programs like SFDA, MFAL, DPA, DAP, etc. had not spread out fully, and a minimum measure of effort was considered necessary to relieve the stress caused by unemployment and underemployment. The scheme was introduced in April 1971. The scheme had two basic objectives. पहला था direct generation of employment in the districts covered by applying labor intensive techniques, the production of assets and durable nature in consonance with local development plans. तो ये जो स्कीम थी इसके अंतर्गत पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि क्योंकि जो बेरोजगारी थी वो बहुत बढ़ गई थी, तो लोगों को काम देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना डिस्ट्रिक्ट्स में. और दूसरा ये था कि जो जो प्रोडक्ट्स बने वो ड्यूरेबल नेचर के बने और उसको लोकल डेवलपमेंट प्लान में जो है हम इंक्लूड कर सकें. द स्कीम वाज इंटेंडेड टू जनरेट employment for 1,000 persons on an average for 10 months in the district. Out of total outlay, about 70% was intended for wages and 30% for the cost of material. The work under the scheme generally related to road building,